नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें नोटबंदी के समय से बैंक की लाइन में लगने से लेकर अब शमशान की लाइन तक में लगा दिया है। इस तरह का इनका विकास हो रहा है। दोस्तों, इस देश के जो देशभक्त थे, जिनके लिए हमारे जो भाजपा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके लिए अपनी देश की हर चीज जिनकी झोली में डाले जा रहे थे वो भी मुफ्त में, वो लोग अब देश छोड़कर भागते जा रहे हैं। संकट की इस घड़ी में वो लोग देश को छोड़कर भाग रहे हैं। हो गए ना आप हैरान कि ऐसे देशभक्त लोग जिनकी झोली में हर चीज नरेंद्र मोदी जी डाले जा रहे थे, ये कहकर के ये लोग विकास करेंगे, मैं विकास करूंगा। और हो क्या रहा है आपके सामने, आप देख लीजिए कि ये लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त में जो कोरोना की स्थिति है भयावह हो गई है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमें देखना यह है कि हम यहाँ तक इतनी बुरी स्थिति में कैसे पहुंच गए। हमारे देश में कोरोना उस वक्त में आया जिस वक्त में प्रधानमंत्री अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने पर लगे हुए थे। इनका जरा भी ध्यान कोरोना पर नहीं था और इसके बाद में इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। उस लॉकडाउन की स्थिति के बाद में भी जो इन्होंने राहत पैकेज दिया, उससे भी देश की जो अर्थव्यवस्था को इन्होंने पूरे गर्त में पहुंचा दिया, जहां से उभर कर वापस आना बहुत मुश्किल सा लग रहा था और बहुत मुश्किल ही लग रहा है। और ऐसा अभी बहुत समय लगेगा कि हम अपनी सामान्य स्थिति में आ पाए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने का इतना शौक है कि इन्होंने तुरंत एक गलवान घाटी कराया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। उसके बाद में बिहार में इलेक्शन हुआ, वहां पर इन्होंने कोरोना का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। और इसके बाद में आप देख रहे हैं कि स्थिति जैसे ही हमारे कंट्रोल में आने लगी थी, इसके बाद में इन्होंने कुंभ कराया। कुंभ के बाद में इधर 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट है, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या भारत में जो लॉकडाउन हुआ उसके लिए क्या तैयारियां थी। तो बीबीसी ने कुछ आरटीआईज डाली काफ़ी मंत्रालयों में, इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में और स्वास्थ्य मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में, कई जगह उन्होंने आरटीआई डाली। और जिसका नतीजा सिर्फ एक आया कि किसी को लॉकडाउन की जानकारी नहीं थी। यानी जो लॉकडाउन था वो मोदी जी के सन की दिमाग की उपज था। दोस्तों, एक बात और कि अब चूंकि सारी की सारा जो मुसीबत का ठीकरा है वो नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे राज्यों पर अब छोड़ दिया है और ये कह करके लॉकडाउन मत लगाओ या लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, तो यानी इसमें भी इनकी एक राजनीति है कि भाई मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास में पिछला 1 साल था जिसे हमें मालूम था कि इस कोरोना में क्या क्या लक्षण है और क्या क्या समस्याएं आ सकती। पिछले 1 साल में यानी मार्च से लेकर अभी अप्रैल आ गया, 1 साल बीत गया, तो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या जो दूसरे मंत्रालय हैं या दिल्ली सरकार है, उन्होंने इस बीच में तैयारियां क्या की। यानी हमें किसी भी महामारी से निपटने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हालांकि कहने को तो इन्होंने एक पीएम केयर फंड बनाया, लेकिन उसका भी पैसा कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये कोई पता नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि इस बीच में जो इनको तैयारियां कर लेनी चाहिए थे कि भी किसी भी डिजास्टर से निपटा जा सके, वो तैयारियां बिल्कुल नहीं हो पाई। और यही कारण है कि आज ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे देश के इतने सारे लोग बेमौत मर रहे हैं। कहने को इन्होंने एक कुछ एम्पावर्स कमेटी बनाई है, लेकिन वो एम्पावर कमेटी करेंगी भी क्या। नरेंद्र मोदी जी तो किसी की सुनते ही नहीं। इसमें नीति आयोग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, या इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है माननीय नरेंद्र मोदी के कारण हो रहा है, ये सिर्फ टोटल मिसमैनेजमेंट है, लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस है, इनको जरा भी दूरदृष्टि नहीं है। और कुल मिलाकर ऐसा भी लगता है कि शायद ये स्थिति ऐसी पैदा ही करना चाहते हैं या पैदा ही करना चाहते थे कि जिसकी वजह से ये उधर 5 राज्यों में अपने इलेक्शन की ईवीएम सेट कर सकें और इधर कोरोना चलता रहे। जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो शायद कोरोना पर भी कंट्रोल हो जाएगा। कितने शर्म की बात है। आप देखिए कि हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो देश के पूंजीपतियों से आप मदद मांगने लगे हैं कि हमारी मदद करो। भाई, आप इन पूंजीपतियों से क्यों मदद मांगेंगे? केंद्र सरकार से आप मदद मांगिए। केंद्र सरकार से इसलिए मदद नहीं मांग रहे हैं कि जब मांग रहे हैं तो वो इनको मिल नहीं रहा है।
और आप ऐसे पूंजीपतियों से मदद मांग रहे हैं जिन्होंने अपनी संतानों को, अपने रिश्तेदारों को खुद इस संकट की घड़ी में देश को छोड़कर विदेश भगा दिया है। आप हैरान होंगे, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं सब कुछ। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की एक खास बात और है, ये इन लोगों को समझना चाहिए कि इन्होंने अपने शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के 70 सालों को कोसा है। इन्होंने मंदिरों के लिए चंदे लिए हैं, इन्होंने घाट बनवाए हैं, इन्होंने जो धार्मिक उत्सवों के नाम पर मूर्तियां बनवाई है, या ये सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट बनवा रहे हैं। लेकिन देश के विकास के लिए इन्होंने क्या किया? देश के विकास के लिए इन्होंने ये किया कि लोगों को नोटबंदी की लाइन में लगाया, फिर उसके बाद में अब इन्होंने शमशान की लाइन में लगा दिया है। देश के अस्पतालों में, दिल्ली जैसे महानगर के अस्पतालों में किस तरीके से अब क्या हाल है, ये सबके सामने है। इसकी और एक खास बात दोस्तों, एक और ख़ास बात सामने आई है कि जो कुछ पत्रकार दिल्ली में बैठे या जो इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, वो लोग अपने अपने लोगों को भर्ती करवा रहे हैं अस्पतालों में, अपने दम से उनको भर्ती करवा रहे हैं, वरना आम आदमी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। इस देश में जो आम आदमी है वो अभी भी मर रहा है। दोस्तों, इस देश की दुर्दशा देखिए कि किस समय में कि सोशल मीडिया से उन पोस्ट को या उन लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है जो लोग सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है, उन लोगों के अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया जा रहा है, वो भी ये कहने पर कि सरकार के खिलाफ ये लोग लिख रहे हैं या दुष्प्रचार कर रहे हैं कोरोना के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, या दुष्प्रचार हो ही कैसे पाएगा जब अगर आपने सही काम किए हैं तो आप अपना सही प्रचार कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक ये दिखाता हूं, हमारे देश के ये कभी पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बोबडे साहब, जो कि कह रहे हैं कि जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये मोस्ट अब्यूज बन गया है, ये गाली बन गया है। ये गाली नहीं बन गया है बोबडे साहब, दरअसल गाली तो आप ही हैं। आप इस पद पर गाली हैं, वरना आपकी औकात किसी क्लर्क तक बनने लायक नहीं है। किस तरीके से आप इस आपदा के समय में भी आप कहीं और मस्तियां कर रहे थे। किसी पत्रकार को, किसी चमचे पत्रकार को अगर जमानत देनी थी तो आप वहां पर मौजूद थे, लेकिन कोई आपदा थी तो तब आप वहां पर मौजूद नहीं थे, तो आपको कुछ कहा नहीं जाएगा, या आप जैसे लोग अब्यूज ही बन सकते हैं इस देश और समाज के लिए। दोस्तों, संकट की इस घड़ी में जैसा कि हमारी सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी के काफ़ी लोग हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोई ऑक्सीजन बांट रहा है, कोई लोगों को राहत पहुंचा रहा है, किसी ने अपना एक कॉल सेंटर खोल लिया है कि वो लोगों की मदद करे, उनको गाइड करे। ऐसे में ही आपका भी कर्तव्य है कि आप घर से बाहर ना निकलें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी बनाकर चलें और कोशिश करें कि जितना हो सके आप इसको कंट्रोल करें। और ये भी कोशिश कीजिए कि जो ये सरकारें हैं इनके बारे में लोगों को जरूर जागरूक करें, क्योंकि इन सरकारों ने हमारे को 70 साल में इतना लूटा है, इतना अंग्रेजों ने 200 साल में नहीं लूटा था। 45 ट्रिलियन पाउंड वो सिर्फ ले गए थे यहाँ से 200 साल में अंग्रेज, और उससे ज़्यादा ये लोग हमें यहाँ पर लूट चुके हैं। दोस्तों, 70 सालों में, यानी एक आप सोच लीजिए, एक संसदीय क्षेत्र में बिजली, अस्पताल, सड़क, डिस्पेंसरी, स्कूल, कॉलेज बनवाने में कितना समय लगेगा? आपके पास में पैसा भी खूब था, लेकिन आपने बनवाया नहीं। किस लिए नहीं बनवाया? क्योंकि आप बनवाना नहीं चाहते थे। यानी आपने लोगों के मुंह से निवाले छीने, उनके हाथों से कलम छीनी, आपने उनको मजदूर बनाकर रखा, आपने उनको जानवर बनाने की जो एक पूरी कोशिश थी वो आपने जारी रखी। तो इसको भ्रष्टाचार नहीं कहते हैं, इसको देशद्रोह बोलते हैं। ये कौन लोग थे, ये भी आप जरूर सोचिए दोस्तों, कि इन लोगों ने आज तक ये कर नहीं पाए हैं। और सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि आज क्या हो रहा है या कल क्या हुआ था, सवाल इस बात का है कि अब हमारे सामने वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है। अगर हमने अपने देश को, समाज को नहीं बचाया, अपनी आवाज़ नहीं उठाई, तो ये लोग हमारे को ऐसे ही मरता हुआ छोड़कर एक दिन देश छोड़कर भाग जाएंगे। दोस्तों, ये कभी भी, ये जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त में जितने भी अंग्रेज गए थे वो मात्र 65,000 अंग्रेज यहाँ से गए थे, यानी 65,000 40 करोड़ लोगों पर राज कर रहे थे। तो ऐसे ही नहीं कर सकते, वो यहीं के लोग थे जो इन्हें राज करवा रहे थे। दोस्तों, जिसके बारे में ये कहते हैं कि 1857 की वो आज़ादी की पहली लड़ाई थी, आज़ादी की पहली लड़ाई नहीं थी वो, बल्कि
इन नवाबों को, इन रजवाड़ों को जब अंग्रेजों से पेंशन मिलना बंद हो गई थी तो ये फड़फड़ा उठे थे, इनकी पेंशन बंद हो गई थी, जिसको इन्होंने, या हमारे जो चाटुकार लेखक हैं इन लोगों ने, पत्रकारों ने, लेखकों ने, इतिहासकारों ने को आज़ादी के आंदोलन का नाम दे दिया। उनकी पेंशन बंद हुई थी। तो यही कारण है, ये इस देश में, इस देश के ये लोग कभी नहीं थे, इस देश की भलाई के लिए कभी नहीं है। इन लोगों ने इस देश के लोगों से दुश्मनी की हुई है। दोस्तों, इनको भी पहचानना है कि ये लोग हैं कौन। 1947 में आज़ादी जब आई तो ये दरअसल आज़ाद नहीं हुए, बल्कि पावर ऑफ ट्रांसफर हो गया। तो किन लोगों के हाथों में चला गया? इन लोगों को ऐसा लगा कि इस देश की कोई लूट की दौलत इनको मिल गई है, लूटो इस देश को, मारो इस देश के लोगों को, उन्हें नंगा करो, भूखा मारो, बीमारी से मारो। इन लोगों ने पूरा एक अपना प्रोग्राम सेट किया हुआ है, इनके पास में पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं, इनका एजेंडा है पूरा इस देश को बर्बाद करने का। दोस्तों, इन लोगों पर जरूर ध्यान दीजिए। सिर्फ भारत माता की कहने से, वंदे मातरम कहने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। देशभक्ति के लिए एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। माफी मांगने वाले, अंग्रेजों के लिए रिक्रूटमेंट करने वाले लोग देशभक्त नहीं हो सकते। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।